हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, जो मैं आप पिछली क्लास में करा रहा था आपको पोटेंशियल से रिलेटेड। आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कराऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन, कुछ पोटेंशियल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बोला हुआ था आप रीड करके आना है, एक बार देख के आना। तो आज मैं सिर्फ ओनली AIEEE में आए हुए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक हमें L साइड का, किसका, L साइड का एक क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है? L साइड का एक क्यूब दे रखा है और उसके सेंटर में एक चार्ज Q रखा हुआ है और इस सेंटर O से, मतलब इस क्यूब के सेंटर से L डिस्टेंस दूर एक और पॉइंट P है जहां पर भी चार्ज Q रखा हुआ है। राइट, अच्छा, और ये पूरा हमें क्या दिया है? एक क्यूब दे रखा है और हमसे पूछा है कि दिस कंडीशन जो मैंने बोला है उसके बाद देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ABCD। हमने ABCD और इधर मान लेते हैं EFGH। राइट, तो हमें इस वाले प्लेन से, मतलब जैसे हमें क्यूब होता है ना, क्यूब का, तो क्यूब का एक प्लेन है, उस प्लेन से हमें क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो आपको पता होगा, मैंने तो नहीं, आपको पता होगा, आपने रीड किया होगा, तो कि अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं तो फ्लक्स की कंडीशन होती है फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड या इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू जो इनक्लोज्ड है ना, तो वो इनक्लोज्ड का मतलब है कि वो किसी गॉसियन सरफेस में, यानी क्लोज गॉसियन सरफेस के सेंटर पर रखा है, तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था, तो मान लीजिए इसके सेंटर पर एक चार्ज, मैंने O सेंटर है, इस पर Q चार्ज रखा है, तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये जो सेंटर O है वो इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में है, सिमेट्रिक भी है, तो गॉसियन सरफेस से बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन यहां पर भी वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है? एक क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा है और उससे L डिस्टेंस दूर पर एक और चार्ज रखा है। ये तो इसके अंदर है, लेकिन ये वाला चार्ज इसके बाहर है। अब ये नहीं पूछा है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। अगर इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा अगर ये पूछा होता तो आंसर अभी भी कितना आता? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सोचना ही नहीं था। पूरे क्यूब से, क्योंकि अभी भी ये चार्ज है और ये चार्ज तो बाहर है, तो ये तो आउटसाइड है किससे? गॉसियन सरफेस से, तो इसकी वजह से तो कोई फ्लक्स नहीं जाएगा इसमें से, लेकिन इसके अंदर से फ्लक्स निकलता तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा। क्वेश्चन आपका ये पूछा हुआ है कि आपकी इस वाली सरफेस से कितना निकलेगा, आपकी इस वाली सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, यानी कि इस फेस से, ABCD वाले फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिमेट्रिक कंडीशन बनानी पड़ेगी, यानी कि एक और क्यूब बनाना पड़ेगा। ऐसा क्या करना पड़ेगा? एक और क्यूब बनाना पड़ेगा हमें, ऐसा। ठीक, समझ आए मेरी बात? ठीक है जी, ऐसा क्यों बनाना पड़ेगा? तो अब ये फेस इसके जितना अंदर है उतना ही इससे भी है, तो इस फेस की वजह से, यानी इस वाले चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? इस वाले चार्ज की वजह से इधर की तरफ फ्लक्स जो पास हो रहा होगा वो पास हो रहा होगा कितना? फाई E ड्यू टू O चार्ज, ड्यू टू Q चार्ज, ड्यू टू फाई E ड्यू टू Q चार्ज एट O, जो O पर रखा है, एट O क्या होगा?
Q/6 ε0। क्यों मालूम है? क्योंकि कितने फेस हैं, कितने फेस हैं? अब देखो ना, ये क्यूब से निकला, ये क्यूब से निकला, अगर मैं इसके फेस से निकालता तो क्या निकलता आंसर मालूम है? 5 = Q/6 ε0। पूछो क्यों? कितने फेस है? 6 फेस है। 6 फेस से मिलकर कितना निकल रहा, तो एक फेस से कितना निकलेगा? Q/6 ε0। तो यहाँ पर भी यही है, लेकिन ये पॉजिटिव है, लेकिन 5e ड्यू टू डैश मान लेते हैं, 5e ड्यू टू Q चार्ज एट P कितना आ जाएगा? -Q/6 ε0। क्योंकि अब ये वाला जो चार्ज है ना, वो भी तो इस वाले क्यूब के सेंटर पे आ गया, तो इसकी वजह से भी इधर आएगा, और ये भी क्या आ गया? सेंटर पे आ गया, तो इसकी वजह से भी इधर आएगा। तो नेट जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स थ्रू ABCD क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें। क्लियर? अभी एक और क्वेश्चन दिया है हमें, ठीक है? अभी हमें एक और क्वेश्चन दिया है, ये IEEE 2003 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक स्फेरिकल सेल है। कौन सा सेल है? स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल। चलो, थिन स्फेरिकल सेल का मतलब समझते हैं आप? थिन स्फेरिकल सेल का मतलब है कि ये एक पतला सा कंडक्टर है, थिन कंडक्टर। थिन स्फेरिकल सेल मतलब थिन कंडक्टर। अब थिन कंडक्टर दिया है और पूछा गया है कि थिन कंडक्टर के अंदर इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। कौन सा पोटेंशियल? नेट पोटेंशियल। लेकिन एक बात इसमें क्या है मालूम है? इसमें यह बोला गया है कि जो Q चार्ज है ना, Q चार्ज बेटा, एक स्मॉल Q चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसकी सरफेस पे है? किसकी सरफेस पे है? इसकी सरफेस पे, इस स्फीयर की सरफेस पे, ये Q चार्ज। और एक कैपिटल Q चार्ज है। कौन सा? कैपिटल Q चार्ज, जो इसके सेंटर पर है, जो इसके किस पर है? सेंटर पर पोजिटेड है, सेंटर पर लोकेटेड है। और उसकी वजह से, यानी इन दोनों चार्जेस की वजह से हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पर। तो हम यहां लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कैपिटल Q। ड्यू टू कैपिटल Q, तो हम यहां लिखेंगे B1 = KEQ/R/2। R/2 आपको याद है ना कि इस पॉइंट से, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या होता है? KQ/R। हाँ है ना? जानते हो ना क्या होता है? KQ/R। तो हमने वही लिखा। तो कितना आ गया बेटा? यहां फिर से लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q/R। यानी 2Q/R ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो चार्ज है, जो थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पर है, और आपको पता है कि कंडक्टर की सरफेस पर जो चार्ज होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल उसकी सरफेस पर और उसके अंदर क्या होता है? सेम होता है। जितना सरफेस पे होता है, मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की वजह से यहाँ प्लस 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 चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज Q है, तो इसकी सरफेस पर अगर हम निकालते हैं तो B = क्या आता है? KEQ/R। एक तो ये, और अंदर भी क्या आता है? अंदर भी हमारा कितना आता है? अंदर भी B = कितना आएगा? KQ/R। आता है नहीं आता है ना? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है, इसलिए। समझ गए ना? अब ये डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ये बताया तुम्हें। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर भी हम निकाल सकते हैं B2 = क्या है? KEQ/R। ये आ जाएगा। क्लियर? तो कितना आ गया बेटा? 1/4πε0 क्या आ जाएगा? Q/R। अब टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा? BP = V1 + V2। क्या आ जाएगा? BP = V1 + V2। तो टोटल क्या आ जाएगा?
Bp बराबर B1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई r। यही इसका फाइनल आंसर है। चाहे आप इसमें से कॉमन लेके सॉल्व कर लो या फिर ऐसे ही रहने दो, इसी में से एक ऑप्शन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था तो वही टिक करना है। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIEEE 2006 में आया है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं पहले। ये हमें एक स्फीयर ए दे रखा है, ये स्फीयर थिन स्फीयर है। थिन स्फीयर सेल का मतलब होता है कंडक्टिंग स्फीयर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है और ये भी एक कंडक्टिंग स्फीयर है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है। तो इसका मतलब इस पे ये मान लेते हैं कि इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो इस हिसाब से दोनों का चार्ज भी अलग अलग आएगा। अच्छा, दोनों ही एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ये दोनों चार्ज जो हैं, दोनों ही स्फीयर क्या है, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अच्छा, और दोनों ही रेडियस जो दी हुई है, तो इसकी 1 mm रेडियस दी है और इसकी 2 mm रेडियस दी है, और इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? दो स्फीयर दे रखे हैं हमको, एक ए स्फीयर है, एक बी स्फीयर है। दोनों स्फीयर की हमें रेडियस दी है, एक की 1 mm है और एक की 2 mm, मतलब छोटे वाले की 1 mm, बड़े वाले की 2 mm। तो ये मान लेते हैं कि दोनों पर चार्जेस हमारे जो होंगे वो Q1 और Q2 होंगे। ओके, फिर उन दोनों वायर को एक किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं बेटा? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर है। वो सेपरेशन बेसिकली इसलिए दिया गया है कि इन दोनों पे जो चार्जेस हैं, तो सेपरेशन अगर कम होगा, सेपरेशन अगर मान लो कम होगा, मान लो तो 2 mm 3 mm 10 5 mm होता, तो ये चार्जेस इंड्यूस कर लेते एक दूसरे की वजह से। लेकिन जब इनके पीछे डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये चार्जेस इंड्यूस नहीं कर पाएंगे। समझ आया? तो इंड्यूस जो चार्जेस इंड्यूस होने वाले थे उसको इग्नोर करने के लिए इनको 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया, सेपरेट कर दिया, जिससे हमें आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, अब ये दोनों स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो आपको पता होगा कि जब हम किसी कंडक्टिंग वायर को यानी किसी दो कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्या फ्लो हो जाता है? चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और वो कब तक फ्लो होता है? वो फ्लो कब तक होता है? वो फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। समझ आ गई बात? अच्छा, ये जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन नहीं है, बाद वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? बाद वाली कंडीशन मतलब कनेक्ट करने के बाद। जब ये कनेक्ट नहीं होंगे तब इनके ऊपर जो चार्जेज होगा Q1 डैश होगा, इस पर Q2 डैश होगा। ये कनेक्ट कर दिए गए हैं, चार्ज का फ्लो हो चुका है और इक्विलिब्रियम आ चुका है ना, एट इक्विलिब्रियम। तो अब हम बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम, तो B1 = B2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और क्योंकि चार्जेस जो फ्लो होंगे वो कब तक फ्लो होंगे? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए, B1 और B2। अब B1 की वैल्यू क्या आ गई? KQ1/R1। हाँ जी, मान लेते हैं KQ2/R2। कोई दिक्कत? K से K चला जाएगा और Q1/Q2 = क्या आ जाएगा? Q1/Q2 आ जाएगा R1/R2। क्लियर? ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब हमें ये पूछा गया था कि दोनों के पोटेंशियल, यानी फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो, यानी इसकी वजह से इस स्फीयर की वजह से इसकी सरफेस पर और इस स्फीयर की वजह से इसकी सरफेस पर क्या पूछा गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा गया है ना, कि दोनों स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम जानते हैं कि E1 = क्या होता है? KQ1/R1²।
और E2 इक्वल टू क्या होता है, KQ2/R2²। बोलो हाँ ना। इसका मतलब ये हुआ कि E1/E2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ1/R1² और KQ2/R2²। K से क्या कट जाएगा और Q1/Q2 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, R2/R1² हो जाएगा। कोई दिक्कत? और Q1/Q2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही। इसको सिर्फ उठा के यहाँ डालना था। क्या करना था, इसको सिर्फ यहां से उठा करके यहां हमें डालना रहेगा। क्लियर? तो कितना आ जाएगा, E1/E2 इज इक्वल टू कितना, R1/R2, सही है ना, R1/R2 इंटू R2/R1²। तो यहां से ये कट गए एक एक, तो E1/E2 जो आएगा वो आएगा R2/R1, यानी कि EA EB इज इक्वल टू RB। RB कितना है, 2, तो 2:1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना है, 2:1। ये क्वेश्चन 2006 में आया है, वो भी EIEEE में। मतलब बताओ इसमें था क्या, तीनों क्वेश्चन जो मैंने कराए थे, इन तीनों क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल, बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपको, देखिए थोड़ा अच्छे से दिखेगा आप, है ना। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन AIEEE 2010 में आया है। AIEEE बोले या JEE मेंस बोलो, 2010 में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मजेदार क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कहते हैं लेट देयर, ध्यान से सुनना, लेट देयर बी अ स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्फीयर दिया है, क्या दिया है, एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है और हमें लेट देयर बी अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। यानी कि ये एक स्फीयर दिया है, ठीक है, और इस पे हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो चार्ज भी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, वो भी वेरी कर रहा है ये। और वो चार्ज कैसे, वो पढ़ा होगा आपने, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या पोटेंशियल ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आपने पढ़ा। मतलब उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। यानी कि आपकी जो डेंसिटी है ना, वो यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, वेरी हो रही है विद रेस्पेक्ट टू दिस। रो आर इज इक्वल टू रो नॉट 5/4 माइनस R/R। इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, ये आपकी वेरी कर रही है। अप टू कहां तक, R इज इक्वल टू R, मतलब इसको पूरी रेडियस को R मान लेते हैं। और एंड रो आर इज इक्वल टू 0 फॉर R ग्रेटर देन 0, मतलब अब डेंसिटी इसके बाहर खत्म हो जाती है, मतलब इसके बाहर कोई डेंसिटी नहीं। अच्छा, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन है, इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से, कहां पर, R लेस देन R। तो मतलब हम यहां पर क्या करते हैं, इसके लिए मान लेते हैं कि यहां से x पे जाकर के एक dx का एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक dx का एलिमेंट ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो तो वेरी कर रहा है, तो इस समय जितना भी चार्ज है इसको देख लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं ये हमारा dq चार्ज है, ये हमारा क्या है, बेरिंग है, क्या है, बेरिंग है। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से x पे जाकर के एक dx लेंथ, एक dx विड्थ की हमने क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया। और उस स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, उस स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं dq, कितना होगा,
अब निकालना है एरिया, मतलब वॉल्यूम निकालना है इसका। dq चार्ज है ना, स्मॉल चार्ज कितना हुआ dq। अब dq की वैल्यू निकालनी है तो स्मॉल एलिमेंट चार्ज dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। अब रो इंटू dv है तो कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू दे रही, रो नॉट 5/4 माइनस r/r इंटू एरिया क्या होगा 4πx² इंटू विड्थ कितनी है dx, थिकनेस इसकी dx है। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, 0 से r तक। तो dq बराबर इंटीग्रेशन कर देते हैं रो नॉट, इसमें से बाहर ले लेते हैं रो नॉट है ना, 5/4 माइनस r/r इंटीग्रेशन 0 से r 4πx² dx। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा जल्दी से। रो नॉट 5/4 माइनस r/r तो इधर रख ही लो आप, और ये आ जाएगा 4πr³ 3। बोलो क्लियर है, r³/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चार्ज आ गया कितना q। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अगर आपको चार्ज पता है इन द फॉर्म ऑफ दिस तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू KE/Q/r। KE/Q यानी कि यहां से आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q कितना है, Q ये रो नॉट, ठीक है, R³ 4π 5/4 माइनस r/r इंटू 1/3। ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी अपॉन r। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, कितना आ जाएगा, यहां से 4π से 4π चला गया, एक r से ये चला जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब क्या बचा यहां पर अंदर, KEQ यानी कि के, तो यहां से बचेगा आपका रो नॉट r² अपॉन 3ε0 इंटू 5/4 माइनस r/3। क्लियर, 5/4 माइनस r/3। तो ऑप्शन तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन, पर यहाँ r² है और नीचे, हाँ एक गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे r² होगा ना बेटा, KQ/r², तो r² से r² जाएगा तो ये बचेगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा, हम खत्म। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन है, रो नॉट r अपॉन 3ε0। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, नहीं हम सिंपल तो नहीं कह सकते, दिमाग से यूज करना था, यानी थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्योंकि यहाँ वेरिंग कंडीशन आ गई थी। तो आप सोचते होंगे ना वेरिंग कंडीशन क्वेश्चन नहीं बन सकता, वेरिंग कंडीशन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक, एक और क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2013 में आया था। किस में आया था, जेईई मेंस 2013 में। यहाँ पर क्या है, एक हमें चार्ज रॉड दे रखी है, चार्ज रॉड जिसकी लेंथ कितनी है, L है। L इसकी क्या है, लेंथ। इस लेंथ से L डिस्टेंस, यानी इस रॉड से, ये रॉड AB है और AB रॉड के A पॉइंट से, यानी A एंड से L डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है, वहां पर हमें क्या निकालना है, वहां पर हमको निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू दिस रॉड, है ना, ड्यू टू दिस रॉड। तो फाइंड आउट V नॉट निकालना है। तो हम क्या करें, अब लॉजिक लगाओ कि यहाँ पर चार्ज सब जगह अलग अलग है, यहाँ चार्ज अलग है, यहाँ चार्ज अलग है, यहाँ पे सब पे चार्ज मान लो सेम भी है, बट यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस अलग अलग है। अब सभी चार्जों की वजह से डिस्टेंस अलग अलग करके हम पोटेंशियल ऐड करें, है ना, तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा और कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए एक सीधा सा तरीका है, हम ये काम करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जा करके एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं dx। क्या ले लेते हैं, dx, और इस dx का होगा dq चार्ज, क्या होगा, dq चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू dx, क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। अच्छा, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी,
लैम्डा क्या है बेटा, यहीं पे लिख देता हूँ, लैम्डा कूलम पर मीटर क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है। टोटल चार्ज हमें क्यों दिया है वो बात सही है, लेकिन हमें चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। अब इसकी वजह से तो पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू ए क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, ड्यू टू डी क्यू चार्ज, तो क्या आ जाएगा बेटा, dV इज इक्वल टू, dV आएगा ना, स्मॉल की वजह से स्मॉल होगा, तो KE dQ अपॉन x। अब dV निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या करेंगे, KE इंटू DQ की वैल्यू बोलो, लैम्डा इंटू dx अपॉन x। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी वो बाद में देखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, के लैम्डा इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि L से 12 करना है। बोलो क्लियर, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के लैम्डा इंटू ln log x, L से 12, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा जल्दी बोले, b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये हो गया k की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू वहां से होती है क्या, q/l, है ना, तो यहाँ लिख दो q/l इंटू ln कितना है, ln 2l माइनस ln l। तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू q ऊपर ले लेते हैं q, और यहाँ आ जाएगा ln 2l अपॉन l से l कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, q डॉट ln 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ये आएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो इस तरीके से पोटेंशियल आ गया। तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें मैं कैपेसिटर से बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप पहले से ही एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा कैपेसिटर, तब इस वीडियो को देखिएगा। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर।